हमारा बजाज, हमारा बजाज। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो देखते ही आपको पता चल गया होगा आज हम बात करने वाले हैं बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो एक ऐसा नाम जो दुनिया में आज एक अलग ही पहचान रखता है। 70 से ज़्यादा देशों में जो आज अपनी प्रेजेंस रखता है। इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड 3 व्हीलर कंपनी है। आज हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। एक समय ऐसा भी आया था जब बजाज का नाम इतना नीचे की तरफ जा रहा था, लग रहा था कि बजाज पूरी तरह से टूट जाएगा या डूब जाएगा। लेकिन बजाज ने अपने आप को कैसे संभाला, वहाँ से कैसे कमबैक किया, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे इसके बारे में चर्चा करेंगे। 75 सालों से ज़्यादा का इतिहास। 1927 में स्टार्ट होती है बछराज एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ से कहा जाए कि बजाज ग्रुप की शुरुआत होती है। उसके बाद 1931 में एक शुगर मिल स्टार्ट होती है जिसका नाम रखा जाता है हिंदुस्तान शुगर मिल, और आज की डेट में वो बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड के नाम से है और एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। इसके बाद 1942 में जब जमनालाल जी के बड़े बेटे कमल नयन बजाज जी के हाथ में आती है इस ग्रुप की कमान, तो वो इसको अलग अलग सेक्टर्स में लेके जाते हैं। बिजनेस को स्टील में ले जाते हैं, 3 व्हीलर्स, स्कूटर्स, इन सब की तरफ ले जाते हैं। और साल 1945 में बछराज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना होती है और बाद में यही कंपनी जाके बजाज ऑटो लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। 1945 में बछराज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना होती है। उसके बाद वो स्टार्टिंग में 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को इंपोर्ट करके बेचते हैं। धीरे धीरे 1959 में उन्हें मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आखिर बनाया कैसे जाए, बेचा कैसे जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली उतने स्ट्रांग नहीं थे। एक्सपोजर बहुत सारा था बट टेक्नोलॉजी उस टाइप की हमारे पास नहीं थी। इसी कड़ी में पियाजियो के साथ इनका एग्रीमेंट होता है कि टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगी और हम यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे, यहाँ पर हम 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को बनाएंगे और बेचेंगे। पियाजियो के एग्रीमेंट के बाद इंडिया में गाड़ियाँ आती हैं और उसके अंडर में स्कूटर्स बिकता है जो वेस्पा के नाम से बेचा जाता है। 1965 में बजाज को और ऊंचाइयों पर ले जाने वाले राहुल बजाज की एंट्री होती है। इसके बाद 1971 में पियाजियो का जो लाइसेंस इनका मिला हुआ था, एग्रीमेंट मिला हुआ था, वो एक्सपायर हो जाता है। अब 1972 में बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने के बाद बजाज अपना एक आइकॉनिक प्रोडक्ट जो कि हम चेतक के नाम से जानते हैं वो लॉन्च करता है। चेतक एक माइलस्टोन है इनकी पूरी जर्नी में। आगे हम कई बार चेतक की बात करेंगे। बजाज चेतक भारत में बना हुआ दूसरा स्कूटर था लंब्रेटा के बाद। ये भी कहा जाता है कि बजाज चेतक की वेटिंग पीरियड 10 सालों तक का था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज की डेट में कहने में तो मजाक लगता है बट ये कहीं ना कहीं सत्य है। बजाज चेतक के बाद बजाज और भी बहुत सारे स्कूटर्स बनाता है, लॉन्च करता है और स्कूटर के मार्केट में नंबर 1 बन जाता है। 90 का दशक करीब आ रहा था, यानी हम बात कर रहे हैं 80 के बाद की। इस समय स्कूटर की जगह पर मोटरसाइकिल लोगों के ट्रेंड में आ रही थी। बहुत सारी बाहर से इंडिया में कंपनीज आ रही थीं। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के चलते इंडिया में बाहर की कंपनियों का बिजनेस करना आसान हो रहा था और यहाँ की कंपनी बाहर भी कर सकती थी। इसी बीच में होंडा, जो कि 3 कंपनियों को उसने चुना था कि 3 कंपनियों के साथ बिजनेस कर सकती है, उसमें बजाज, काइनेटिक और हीरो। और उसमें फाइनल होता है कि वो हीरो के साथ मोटरसाइकिल का बिजनेस करेगा और काइनेटिक के साथ वो स्कूटर्स में जाएगा। बजाज अभी भी वही स्कूटर्स में चल रहा था और मार्केट धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा था। वहाँ पर हीरो और होंडा मिल के बाइक्स लॉन्च करना शुरू कर चुके थे। काइनेटिक जो है उसने स्कूटर्स लॉन्च करना शुरू कर दिया था, जो कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकली बजाज से एडवांस थे, कंफर्टेबल थे और अफोर्डेबल थे। अब मार्केट धीरे धीरे बजाज का नीचे जा रहा था। फिर बजाज का कोलैबोरेशन होता है कावासाकी के साथ 1984 में। उसके बाद कहा जाए कि ये वो समय था जहां से बजाज ने कम बैक किया था। उस समय के जो मेन कॉम्पिटिटर थे वो सुजुकी था, राजदूत था, यामाहा था, टीवीएस था। इन सब चीज़ों के होने के कारण बजाज और तेज़ी से नीचे जा रहा था, क्योंकि बाकी कंपनीज जो हैं वो
कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल की तरफ ज़्यादा दे रही थी, एडवांसमेंट की तरफ ज़्यादा जा रही थी, और बजाज स्कूटर्स को ही लेके चल रहा था। इसी बीच में एंट्री होती है बजाज में 1988 में, पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर और राहुल बजाज के बेटे राजीव बजाज जी की, जहां से काफ़ी कुछ चीज़ें बदलने वाली थी बजाज ऑटो में। बजाज ऑटो लिमिटेड की कमान जब राजीव बजाज के हाथों में आई तो बहुत सारी उनके सामने चुनौतियां थीं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। हीरो होंडा, सुजुकी, टीवीएस, यामाहा, ये सब बहुत ही अच्छी चीज़ें, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स लोगों को ऑफर कर रहे थे। ज़्यादा रिफाइंड इंजन था। और ऐसा नहीं है कि बजाज सिर्फ स्कूटर्स पे ही कर रहा था। 1981 में बजाज M50 लॉन्च की थी, और कहा जाए तो ये बजाज की पहली बाइक थी, या कहें काइंड ऑफ बाइक थी। उसके बाद बजाज KB100 लॉन्च होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस तरह से सक्सेस नहीं हो पा रही थी जिस तरह से उनके कॉम्पिटिटर्स सक्सेस हो रहे थे। 1995 से 2000 के बीच में कंपटीशन कहा जाए तो ज़्यादा ही हो गया था। उस बीच में बजाज ने अपनी 100cc सेगमेंट में, जिसे हम कम्यूटर्स बाइक कहते हैं, उसमें 4S चैम्पियन लॉन्च करता है, कैलिबर लॉन्च करता है, बॉक्सर लॉन्च करता है। और बॉक्सर अभी भी कहा जाए कि अफ्रीका में बिकने वाली सबसे ज़्यादा बाइक है। और अगर हम कहें तो हम में आप में से बहुत सारे लोगों ने चलाई भी होगी। और अगर आपको याद होगी आपने अपने लाइफ में पहली बाइक कब चलाई थी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर बाकी कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो उनकी बाइक्स ज़्यादा बिक रही थी, रिफाइंड इंजन था, और वो 4 स्ट्रोक इंजन ऑफर कर रहे थे। 4 स्ट्रोक इंजन ज़्यादा माइलेज होता है, ज़्यादा रिफाइंड होता है, ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ये वो छोटे छोटे रीज़न थे, या कहें ये वो रीज़न्स थे जिसके कारण बजाज कहीं ना कहीं पीछे होता जा रहा था। लेकिन कावासाकी के साथ मिलके उसने इस पे काम किया, और उसके बाद वो भी इस फील्ड में बहुत अच्छा करता गया, जिसकी हम बात अभी आगे करने वाले हैं। यहाँ तक राजीव बजाज की सोच थी कि हम कुछ ऐसा करते हैं जो बाकी लोगों से अलग है, क्योंकि बाइक की मैन्युफैक्चरर जो थे वो 100cc सेगमेंट में बाइक बना रहे थे, कम्यूटर बाइक मिडिल क्लास के लिए बना रहे थे, लेकिन वो कुछ अलग करना चाहते थे। इसी कड़ी में 2001 में बजाज अपनी पल्सर सीरीज लॉन्च करता है, 150 और 180 विथ डिस्क ब्रेक। ये उसकी परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स बाइक थी, मस्कुलर बाइक थी, और कहा जाए कि बजाज को वापस कंपटीशन में लाने के लिए पल्सर, अगर लिया जाए नाम, तो सबसे पहला नाम होगा जिसने उसको वापस कंपटीशन में लाया था, या कहें कि सबसे ऊपर लाके रख दिया था उस समय के लिए। पल्सर की सफलता के बाद 2004 में CT100 लॉन्च होती है, डिस्कवर लॉन्च होती है। 2005 की बात करें तो एवेंजर लॉन्च होती है, जो बाद में उसके अपडेट्स आते रहते हैं। 2006 में प्लेटिना लॉन्च होती है, जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक में से एक बाइक बन जाती है बजाज की। इसके बाद 2007 में बजाज KTM के साथ एक KTM, जो कि कहें तो एक ऐसी कंपनी थी जो उस समय फाइनेंशियल दिक्कतों से जूझ रही थी, उसके 14.5% शेयर खरीद लेता है, जिसके आज लगभग 48% शेयर बजाज के पास हैं, और उसके साथ डेवलप करना शुरू करता है। 2013 में KTM के साथ वो बाइकें लॉन्च भी करता है इंडिया में, जिसमें उसकी ड्यूक सीरीज़ होती है, ड्यूक 200 होती है, ड्यूक 390 होती है, RC सीरीज़ होती है, RC 200, RC 300, और भी आगे KTM की बाइक्स इंडिया में लॉन्च करती हैं, जो कि परफॉर्मेंस सीरीज़ होती है। इसके साथ साथ पल्सर की NS सीरीज़ और RS सीरीज़ ड्यूक के साथ ही डेवलप करता है बजाज, जो कि कहा जाए कि एक परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स बाइक थी, जो यूथ के लिए बनाई गई थी बेसिकली, और बहुत ही सक्सेसफुल होती हैं। बजाज और कावासाकी मिलकर एक दूसरे के साथ बजट सेगमेंट की गाड़ियों में काम तो कर ही रहे थे। 2009 में कावासाकी की जो प्रीमियम सेगमेंट है, यानी कि स्पोर्ट्स बाइक का, उसका एग्रीमेंट होता है बजाज के साथ कि इंडिया में वो उसका सेल्स एंड सर्विस देखेगा, और वो यहाँ पर निंजा सीरीज़ को बेचना शुरू करता है। इस बीच में बजाज और KTM का एग्रीमेंट तो हो ही चुका था। KTM इंडिया में बजाज के साथ मिलके उसकी बाइक को डेवलप करना शुरू कर दिया था। ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा था बजाज और कावासाकी के रिलेशन में। धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट 2017 में आके एग्रीमेंट एंड होने की तरह ख़त्म होता है, और दोनों का एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। इसके पहले ही कावासाकी 2010 में अपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल चुका था, और बजाज डोमिनोर सीरीज़ की बाइक लॉन्च करता है KTM के साथ मिलके। उनकी N सीरीज़ लॉन्च करता है, उनकी F सीरीज़ लॉन्च करता है KTM के साथ मिलके, क्योंकि KTM के साथ
प्रोडक्शन करना उसको सस्ता पड़ रहा था। KTM जो एक कंपनी थी उसका अपने देश में प्रोडक्शन बहुत महंगा पड़ रहा था, लेकिन जब वो इंडिया में काम करना शुरू किया बजाज के साथ तो उसका प्रोडक्शन लगभग 30% तक कम हो गया था। वही बाइकें अगर हम बात करें निंजा सीरीज़ की तो जिस प्राइस पे थी उससे काफ़ी कम प्राइस हुआ करता था उसी सेगमेंट की बाइकें जो KTM और बजाज डेवलप कर रहे थे। 2017 में बजाज और ट्रायम्फ का कोलैबोरेशन होता है और इनके जॉइंट डेवलपमेंट के बाद 2023 जून में इनके 2 प्रोडक्ट्स स्पीड और स्क्रैम्बलर 400 सीसी की कैटेगरी में इंडिया में लॉन्च होते हैं। कहा जाए 400 सीसी की बाइक में तो ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में इंडिया में लॉन्च होते हैं। 2019 में वही आइकॉनिक प्रोजेक्ट जो चेतक हुआ करता था बजाज का, जिसका नाम लिया गया था महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम चेतक था उससे लिया गया था, एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल लॉन्च करता है बजाज चेतक के नाम से ही 2019 में, और उस पर वो आगे भी काम कर रहा है कि उसको और कैसे डेवलप किया जाए। इस तरह से 1995 की बात थी जब बजाज ने अपने 10 मिलियन प्रोडक्ट्स जो है बना लिए थे या कहें तो बेच लिए थे। आज की डेट में इंडिया की तीसरी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है बजाज। दुनिया की पहली 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बजाज। इंडिया की नंबर 1 2 व्हीलर एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है बजाज। आज की डेट में 2 व्हीलर सेगमेंट में लगभग 70 से ज़्यादा देशों में प्रेजेंस है बजाज की। अलग अलग कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन है बजाज के। बजाज ऑटो लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, बजाज ग्रुप के 40 से ज़्यादा वर्टिकल्स है जिसमें काम कर रहा है। मार्केट कैप बजाज का आज की डेट में लगभग 1 ट्रिलियन का है, इससे ज़्यादा का है, 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का है। 18 मिलियन से ज़्यादा बाइक्स आज की डेट में बेच चुके हैं। तो ये थी एक स्टडी, एक कंपनी जो कि इंडिया की लीडिंग कंपनी थी। एक समय ऐसा आता है कि जब वो लगभग डूबने वाली थी, किस तरह से उस कंपनी ने वापस अपने आप को कमबैक किया और आज वो दुनिया की 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इंडस्ट्री की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। दुनिया के 70 से ज़्यादा देशों में आज की डेट में वो बिजनेस कर रही है। तो ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।